गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के ये लेक्चर में हम देखने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, उसको देखने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में आपने कूलम्स लॉ को देखा हुआ है, कूलम्स लॉ की स्टडी की है। ठीक है, एक बार थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कूलम्स लॉ की। आपको मालूम है कि कूलम्स लॉ यानी क्या है। तो इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। ओके, दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसको क्या कहेंगे हम? स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इसको स्केलर फॉर्म कहेंगे। ठीक है, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। एंड इट इज गिवन बाय द इक्वेशन F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। तो दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आपने ये लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। आज हम देखने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इसको डिटेल से देखेंगे। आपको ये डायग्राम दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो Q1 और Q2 है, दिस इज द पॉजिटिव two positive charges, that is we say that these are the two similar point charges. ठीक है, Q1 is situated at point A के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस Q1 एंड Q2 इज सिचुएटेड एट पॉइंट B। ओके, और यहाँ पे R12 आपको दिखाई दे रहा है। ये R12 क्या है? दिस R12 इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच का डिस्टेंस कितना है? R12। R12 मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ओके, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है F21 भी है और F12 भी है। तो F21 क्या है? F21 इंडिकेट्स, अब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर F21 इट डिनोट्स या इट इज द फोर्स exerted by, अब देखो पहले 2 है और फिर 1 है, सो वी से दैट दिस इज द फोर्स exerted ऑन Q2 बाय Q1। ठीक है, अगर Q2 पे Q1 अगर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो इट इज़ डिनोटेड बाय F21। ओके, और अगर F12 है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है F12 इज द फोर्स एक्सर्टेड। अब पहले 1 है और फिर 2 है। ठीक है, तो इसको ये यानी क्या है? इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2। ओके, Q1 पे फोर्स है Q2 की वजह से। ठीक है, तो F21 और F12 क्लियर हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपको R1 और R2 दिखाई दे रहा है। तो यानी ये क्या है कि जो ओरिजिन है यहाँ से A पॉइंट पे प्लस Q1 चार्ज है और इट इज़ एट डिस्टेंस R1 और ये पोजीशन वेक्टर है R1। ठीक है, और Q2 पॉइंट जो है या B पॉइंट है जिसके ऊपर Q2 चार्ज है, वो भी R2 डिस्टेंस के अंतर पे है। ठीक है, ये समझ में आया? आप R12 समझ में आया क्या है? F12 F21 समझ में आया। अब R12 के ऊपर हम ऐसा देंगे, इट इंडिकेट्स, ये कैप देंगे, कैप इंडिकेट्स द यूनिट वेक्टर। R12 क्या है? R12 इज द यूनिट वेक्टर है और किसके अलोंग है? अलोंग AB। ठीक है, AB वेक्टर, AB के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है इट इज़ नोन एज R12। आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में। ठीक है, ओके, तो अब ये जो R12 है इट इज़ अवे फ्रॉम B। ठीक है, वैसे ही द फोर्स F12 एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2। अब हम इसको निकालेंगे कि Q1 के ऊपर
Q2 की वजह से जो फोर्स है वो इट इज़ डिनोटेड बाय F12. F12 इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2. अब पहले हम निकालने वाले हैं Q1 के ऊपर Q2 की वजह से जो फोर्स है वो है F12. ओके, तो वेक्टर फॉर्म हम निकाल रहे हैं, तो हमको मालूम है जनरल इक्वेशन 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² न लिखते हुए अब यहाँ पे हम लिखेंगे R, ये मॉड में लिखना है बिकॉज इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस आएगा इट इज़ R12 स्क्वेयर. ठीक है, और यहाँ पे जो ये जो आएगा यूनिट वेक्टर आएगा, ये फोर्स को हम डिनोट कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, तो हमको यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा. ये यूनिट वेक्टर कैसा रहेगा हम इसको लिखेंगे. यूनिट वेक्टर इज़ डिनोटेड बाय, अब दोनों के बीच में यूनिट वेक्टर कौन सा रहेगा, इट इज़ डिनोटेड बाय R12 कैप. ओके, 1 के ऊपर 2 के वजह से जो फोर्स है, यानी Q1 के ऊपर Q2 की वजह से जो फोर्स है, दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ दैट फोर्स. ये है उसका वेक्टर फॉर्म. ठीक है, वेक्टर कैसे रीड करना है इसको, वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R12 होल स्क्वायर इंटू भी लिख सकते हो R12 कैप, वेयर R12 क्या है, R12 इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग AB. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर R12, यहाँ पे लिखा हुआ ही है R12 इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग AB. ठीक है, वैसे ही हम निकालेंगे अब ये फोर्स F21. F21 हम कैसे निकालेंगे, देखो F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2. अब R12 की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है दोनों के बीच में कौन सा है, इट इज़ डिनोटेड बाय R12 यूनिट वेक्टर ही है, सॉरी ये जो डिस्टेंस है R12 ही है, और जो यूनिट वेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, इट इज़ R21 कैप. ठीक है, R21 क्या है फिर, R21 इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग BA. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये भी एक F21 हमने निकाला है. R21 क्या है, R21 कैप इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग, अब इसको उल्टा यूनिट वेक्टर है ये BA, यानी AB के अलोंग जो यूनिट वेक्टर था वो R12 था, और BA के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा है, R21 कैप. ठीक है, समझ में आया. अब डायरेक्शन देखो डायग्राम में फोर्स की, F12 जो फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन ये साइड है लेफ़्ट साइड, और F21 की डायरेक्शन कैसी है, राइट साइड में है. ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं दोनों भी इक्वल है बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट. सो हियर वी राइट F12 वेक्टर F12 इज इक्वल टू वेक्टर F21 but directions are opposite, so it is denoted by negative sign. ये भी लिखा तो भी चलेगा, या we can write it as F21 वेक्टर F21 is equal to माइनस ऑफ वेक्टर F12, ये भी आप लिख सकते हो. और ठीक है, यानी these are the two forces, यानी these two चार्जेस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. हम क्या बोल सकते हैं, जो दो चार्जेस है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड की बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो दिस टू फोर्सेस फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर. उसको क्या कहेंगे हम, ये फोर्सेस, ये जो दो फोर्सेस है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर. ठीक है, क्योंकि F21 एंड F12 एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. आपको दिखाई दे रहा है कि दो चार्जेस को जॉइन करने वाली जो लाइन है उसके ही ऊपर F12 और F21 फोर्सेस है.
ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि F21 एंड F12 एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एंड सो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? इट इज़ सेंट्रल फोर्स। वाई इट इज़ नोन एज सेंट्रल फोर्स? बिकॉज ये दो चार्जेस जो फोर्सेस है F12 एंड F21 आर lie on the line joining the two charges. Okay, so these two forces are known as central force. These two electrostatic forces are known as central force. Okay, अब R12 और R21 क्या है? R12 और R21 की भी डायरेक्शन अलग अलग रहेगी, क्योंकि हमने लिखा हुआ है, देखो R12 इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग AB। R12 क्या है? यूनिट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन कैसी है? A to B, ठीक है। और R21 इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग B to A, ठीक है, यानी उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स A है, B to A है, BA है, ठीक है। तो हम यूनिट वेक्टर के लिए भी लिख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज में लिखती हूँ, फॉर यूनिट वेक्टर वी कैन राइट R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप। ओके, ये भी आपको याद रखना है। जैसे हमने लिखा है वेक्टर F21 फोर्सेस के लिए हमने लिखा है F21 इज इक्वल टू माइनस F12, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में है, ये ऊपर वेक्टर्स देने हैं इसलिए। तो वैसे ही जो दोनों भी फोर्सेस है, R12 कैसा था हमारा? R12 ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, और R12 का जो यूनिट वेक्टर है वो ऐसा है, दिस इज़ R12 कैप। और R21 कैसा था? टूवर्ड BA के अलोंग है रहेगा, सो दिस इज़ R21। यानी दिस इक्वेशन इंडिकेट R12 cap is equal to minus R21 cap indicates that these two unit vectors are oppositely directed. दोनों यूनिट वेक्टर कैसे है? अपोजिटली डायरेक्टेड, ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, डायरेक्टेड। ओके, क्या है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ? पहले तो F12 लिखेंगे, वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब F12 है तो आप यहाँ पे R12 मॉड स्क्वायर इंटू इसका यूनिट वेक्टर है R12। अब F12 के अलोंग जो रहेगा वो क्या है? R21 कैप रहेगा। ओके, और F21 के अलोंग जो यूनिट वेक्टर रहेगा वो कैसा रहेगा? Q1 Q2, डिस्टेंस आप वो भी सेम ही लिख सकते हो R12 स्क्वायर, बट यूनिट वेक्टर इसके अलोंग क्या रहेगा? इट इज़ R12 कैप, ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारा ये कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कंप्लीट हो गया है। तो अब हम देखने वाले हैं, जैसे अभी हमने देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस देख रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस? आपको मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी क्या है? तो नाउ वी सी द कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। अब आपने देखा, अभी हमने ये इक्वेशन देखा हुआ है कि F जो है कैसा रहता है? F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसके ऊपर से हम बोलते हैं, ठीक है। तो यानी दिस इज़ नोन एज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या है? ये जो F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको क्या कहेंगे? इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। तो दोनों भी फोर्सेस यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ओबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। सिमिलैरिटी क्या है हम देख रहे हैं पहले। तो फर्स्ट, दोनों भी जो फोर्सेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस बोथ आर ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। और दोनों भी फोर्सेस कैसे है? सेंट्रल फोर्सेस है, यानी दोनों भी फोर्सेस कहाँ पे है? तो लाइन जॉइनिंग द टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट को जॉइन करने वाली लाइन पे ही दोनों फोर्सेस एक्ट रहेंगे,
ठीक है। सो दे आर नोन एज सेंट्रल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है। जैसे हम बोलते हैं ना, देर इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ऐसा हम बोलते हैं। यानी जो लाइन सन और प्लैनेट को ज्वाइन करती है उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। और अभी हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लाया ऑन द सेम लाइन ज्वाइनिंग द टू ऑब्जेक्ट। ओके, सो वी से दैट बोथ द फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। दोनों भी फोर्सेस कैसे हैं? सेंट्रल फोर्सेस है। These are the two similarities between the gravitational and electrostatic forces. Now we see the differences between the gravitational and electrostatic forces. ठीक है, क्या है दोनों में डिफरेंस, कैसा है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है दो ऑब्जेक्ट में, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। कैसा रहता है? अट्रैक्शन ही रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रहता है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा रहता है? बिटवीन द टू चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन भी रह सकता है, और दो चार्जेस में रिपल्शन भी रह सकता है। अट्रैक्शन भी रह सकता है या रिपल्शन भी रह सकता है, ये हमको मालूम है। ठीक है, सो वी से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम दो ऑब्जेक्ट में कंसिडर कर रहे हैं तो इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा रहता है? अट्रैक्टिव ही रहता है, यानी देर इज ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। बट इफ वी कंसिडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी उसको डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस। हमको मालूम है दो लाइक चार्जेस है तो देर इज़ अ फोर्स ऑफ रिपल्शन रहता है। ठीक है, लाइक चार्जेस में फोर्स ऑफ रिपल्शन रहता है और अनलाइक चार्जेस में क्या रहता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, डिपेंड अपॉन दिस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। कैसा रहता है? अट्रैक्टिव ही रहता है। वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस कैन आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस। ओके, समझ में आया? देन सेकेंड वाला देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अबाउट 36 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड और वीकर दैन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ही वीकर है दैन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट इज वी से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स। कितने पॉइंट्स में, कितने ऑर्डर से? तो 36 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कितने ऑर्डर से है? 36 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, तो these are the similarities and differences between the gravitational and electrostatic forces. Okay, now we will see the second point, principle of superposition of forces. क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? तो इसको देखेंगे, आपको प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है, पर पहले हम प्रिंसिपल को नहीं पढ़ेंगे, पहले हम समझ लेते हैं, फिर आपको प्रिंसिपल ईजी जाएगा। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रही है ये डायग्राम, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। बहुत सारे आपको यहाँ पे पॉइंट चार्जेस दिखाई दे रहे हैं। कौन से हैं नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस? मैं यहाँ पे उनके नाम लिखती हूँ, Q1, Q2, Q3। ठीक है, दिस आर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस एंड सो ऑन। बहुत सारे हैं यहाँ पे। Q5 भी आपको दिखाई दे रहा है, Q4 भी है, Q5 भी है, ऐसे बहुत सारे हैं सपोज करो। ठीक है, और दे आर केप्ट एट अ पॉइंट्स। कितने डिस्टेंस पे है? A1, A2, A3, इतने डिस्टेंस पे Q1 से है। यानी Q1 से Q2 कितने डिस्टेंस पे है? देखो, Q1 से Q2 ये है A2 डिस्टेंस पे है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है। Q3 कितने डिस्टेंस पे है? A3 डिस्टेंस पे है। Q1 से Q4 कितने डिस्टेंस पे है? A4 डिस्टेंस पे है। और Q1 से Q5 कितने डिस्टेंस पे है? तो A5 डिस्टेंस पे है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है, फोर्सेस जो एग्जर्ट हो रहे हैं वो कैसे है वो देखेंगे। द फोर्स एग्जर्टेड ऑन चार्ज Q1 के ऊपर फोर्सेस एग्जर्ट हो रहे हैं ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस। पहला फोर्स देखेंगे, Q1 के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है Q2। इट इज़ Q2 कहाँ है? यहाँ पे Q2 है। यानी अब
अब इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो है F12। F12 यानी कैसा फोर्स है? F12 इज़ द फोर्स, कैसा फोर्स है? फोर्स exerted on charge Q1 by Q2। ओके, अब दूसरा कौन सा है? देखो, अब Q1 के ऊपर Q3 के वजह से जो फोर्स रहेगा, तो ये लाइन में है, आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ F12। द F13 कैसा फोर्स है? इट इज़ एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q3। ओके, तो फोर्स ऑन Q1 बाय Q3। वैसे ही Q1 के ऊपर Q4 की वजह से जो फोर्स रहेगा वो है F14। Q1 के ऊपर Q5 की वजह से जो फोर्स रहेगा, ये Q5 की वजह से फोर्स रहेगा वो है F15। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं Q1 के ऊपर ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस Q2, Q3, Q4 एंड Q5। ठीक है, तो ये जो है, अब हम देखेंगे, जो अगर फर्स्ट फोर्स देखते हैं F12 एक ऐसा फोर्स है, वो खुद बन रहा है और वो इग्नोर कर रहा है द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। वैसे ही F13 जो है वो भी इंडिपेंडेंट है, वो भी इग्नोर कर रहा है बाकी के चार्जेस पे। ठीक है, तो जो Q1 के ऊपर फोर्स रहेगा, इट इज़ डिनोटेड बाय, सपोज इट इज़ डिनोटेड बाय F1 इज़ द फोर्स ऑन Q1। ठीक है, ड्यू टू ऑल चार्जेस टोटल फोर्स कैसा रहेगा? ठीक है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय F1, टोटल फोर्स इज डिनोटेड बाय F1 ड्यू टू द फोर्सेस किसके वजह से है? पहला फोर्स है F12 यानी Q1 के ऊपर Q2 की वजह से। दूसरा फोर्स है F13 यानी Q1 के ऊपर Q3 के वजह से है। तीसरा फोर्स है F14 यानी Q1 की वजह से Q1 के ऊपर Q4 की वजह से। ऐसे बहुत सारे फोर्स है। ठीक है, तो अब हम हर एक की वैल्यू आपको मालूम है, हम कैसा लिखते हैं F12 को, उसको मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ कैसा लिखते हैं। F12 कैसा रहेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पे डिस्टेंस हम लिखेंगे R21 लिखेंगे डिस्टेंस। ठीक है, इंटू और यूनिट वेक्टर भी R21 लिखेंगे। ठीक है, तो ये है F12 की वैल्यू। और ऐसे ही F13 की वैल्यू क्या रहेगी? F13 फोर्स की वैल्यू रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 आएगा यहाँ पे, और जो यूनिट वेक्टर रहेगा डिस्टेंस रहेगा R31 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर रहेगा R31 कैप। ठीक है, सब में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन रहेगा, इसलिए हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ब्रैकेट F12 के लिए Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R21 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर रहेगा R21 कैप। ठीक है, F13 के लिए रहेगा Q1 Q3 और नीचे रहेगा मॉड में R31 स्क्वायर और R31 कैप रहेगा यहाँ पे। अब F14 के लिए Q1 Q4 रहेगा और नीचे रहेगा मॉड ऑफ R41 स्क्वायर प्लस R41 कैप एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा हमारा इक्वेशन आएगा। ठीक है, और R21 R31 क्या है? R21 कैप R31 कैप, ये क्या है? दिज आर द यूनिट वेक्टर्स। ये क्या है? यूनिट वेक्टर्स डायरेक्टेड कैसे है यूनिट वेक्टर? टू Q1 फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम Q2 Q एंड Q3। देखो, Q1 के ऊपर Q3 की वजह से जो यूनिट वेक्टर रहेगा टूवर्ड्स Q1 ये रहेगा R31 कैप, और Q2 की वजह से रहेगा R21 कैप। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये हो गया। अब
ऐसे अगर n पॉइंट चार्जेस है तो Q1 Q2 Q3 अभी हमने 5 देखे हैं। ऐसे अगर n पॉइंट चार्जेस है तो क्या आएगा फोर्स की वैल्यू वो देखेंगे। तो ये समझ में आया ना, दिस इज़ द F1 फोर्स। ये क्या हो गया, दिस इज़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, है ना। F1 कैसा है, सब फोर्सेस की वेक्टर सम है, ठीक है। तो अगर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस है सपोज वहाँ पे, तो क्या होगा वो हम देखेंगे। n पॉइंट चार्जेस है तो क्या आएगा, तो सपोज इफ देयर आर n पॉइंट चार्जेस, अगर n पॉइंट चार्जेस है दैट इज Q1 Q2 Q3 एंड Qn, ओके। द फोर्स F कैसा रहेगा, फोर्स F इज इक्वल टू कैसा रहेगा, फोर्स F एक्सर्टेड बाय दिस चार्जेस ऑन अ टेस्ट चार्ज Q0। अब हम यहाँ पे ऐसा कंसिडर करेंगे जैसे ये डायग्राम में Q1 था, वैसे एक Q0 नाम का अगर टेस्ट चार्ज है तो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं वो टेस्ट चार्ज पे वो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे हम इसलिए F ऑफ टेस्ट लिखेंगे और इट इज़ डिनोटेड बाय फर्स्ट फोर्स रहेगा F1 वेक्टर F1, सेकंड रहेगा वेक्टर F2 प्लस थर्ड रहेगा वेक्टर F3 एंड लास्ट रहेगा हमारा वेक्टर Fn, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे राइट डाउन करेंगे, सब की सम है इसलिए हम इट इज़ डिनोटेड बाय समेशन साइन, और n की वैल्यू 1 से लेकर n की वैल्यू कैपिटल N तक है, और Fn लिखेंगे यहाँ पे, और इट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 1 टू n Q0 टेस्ट चार्ज है Q0 Qn लास्ट वाला रहेगा n, और नीचे रहेगा Rn स्क्वेयर। n की वैल्यू 1 डालनी है और फिर राइट डाउन करना है, फिर 2 डालनी है, ऐसा करना है ना, और यूनिट वेक्टर रहेगा Rn कैप, ठीक है। तो ये है हमारी फाइनल वैल्यू, फोर्स टोटल फोर्स की वैल्यू है ये, ठीक है। समझ में आया। तो Rn क्या है, Rn इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम nth चार्ज टू द टेस्ट चार्ज Q0। Rn क्या है, Rn इज द Rn कैप है ना, Rn क्या है, Rn इज द यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द nth charge to the test charge Q0, ठीक है। और Rn क्या है, Rn इज द सेपरेशन है, किसके बीच में, सेपरेशन है बिटवीन देम, ठीक है। यानी ये Q0 ये है पॉइंट चार्ज और सब फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो सेपरेशन बिटवीन देम क्या रहेगा, Rn। सपोज ये Qn चार्ज है, ठीक है, समझ में आया। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, यही है प्रिंसिपल। अब आपको स्टेटमेंट बताती हूँ मैं क्या है स्टेटमेंट, यानी अब आपको वो स्टेटमेंट इजी जाएगा। यानी टोटल फोर्स आपको दिख रहा है, वेक्टर सम है, तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो ये है कि जो नंबर ऑफ चार्जेस इंटरैक्ट हो रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज इट इज़ गिवन बाय द, आपको दिखाई दे रहा है, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्जेस। यानी क्या है वो, वेक्टर सम है ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। यानी एक एक चार्ज का जो फोर्स है, जैसे फर्स्ट चार्ज का फोर्स था F1 F2, तो सबकी वेक्टर सम है। यानी टोटल फोर्स कैसा रहेगा, इट इज़ अ वेक्टर रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है। तो अब हम प्रिंसिपल की तरफ पढ़ेंगे। हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, देखो, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, बहुत सारे वहाँ पे चार्जेस है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज,
एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्जेस। कैसे दिखे देंगे हम, तो वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्जेस, एक एक चार्ज वेक्टर का जो फोर्स रहेगा उन सब फोर्सेस की वेक्टर सम रहेगी। ठीक है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पढ़ेंगे एक बार। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरएक्टिंग द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, समझ में आया। तो आज हमने 2 टॉपिक्स देखे हैं। फर्स्ट देखा है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, एंड सेकेंड वन हमने देखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो आप इसको लर्न कीजिएगा। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो व्हाट इज़ द स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको लर्न करना है। ओके, तो आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप आगे का पोर्शन आगे का टॉपिक हम देखेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।